नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपको कोई दुख, तकलीफ या बीमारी तो नहीं है कोरोना को छोड़कर? असल में हमें आपका हालचाल पूछने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर ऐसा है भी तो अस्पताल में मुकम्मल इलाज मिले, इसकी गारंटी नहीं। हो सकता है सबका तजुर्बा ये मानने को तैयार ना हो, लेकिन जिन तस्वीरों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपका दिल इस बात पर भी राज़ी नहीं होगा कि जिन्हें हमने कोरोना वॉरियर माना, भगवान का दर्जा दिया, वो इस कदर बेदर्दी पर उतर आए। दो घंटे से तुम बाहर बैठे हो। सांस फूलने की शिकायत पर जिला अस्पताल पहुंचे रामू नाम के इस युवक को पता नहीं था कि अव्यवस्था की यादें भी जेहन में रखने का मौका काल नहीं देगा। जो मंजर वो अपनी आंखों से देख रहा है वो आखिरी होगा। विश्वास न करने की वजह कोई नहीं, लेकिन सच ये है कि न सरकार भरोसा करती है, न सिस्टम के अधिकारी, कि उनकी लापरवाही, उनकी संवेदनहीनता किसी की मौत का सबब बन जाती है। 2 घंटे से तुम बाहर बैठे हो। तस्वीर सिद्धार्थ नगर की है, जहां मुंबई से लौटा युवक रामू बीमार पड़ा तो इलाज के लिए अस्पताल के दालान में 3 घंटे तक तड़पता रहा। उसकी सांसें फूल रही थी। अस्पताल में ऑक्सीजन वाले कमरे में ताला लगा था। एबीवीपी के नेता पहुंचे, दबाव बनाया, भर्ती कराया, लेकिन हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। 2 घंटे से तुम बाहर नतीजा, बैठे हो। रास्ते में मौत हो गई। अब सीएमओ साहिबा इसे बड़ी लापरवाही बताकर गर्दन बचाने में जुटी हैं। फिर उसको एएलएस बुला करके, जिसमें सब सुविधा रहती है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सब कुछ उसमें डलवा के उसे भिजवाई। लेकिन फिर करीब 1 घंटे में सूचना आई कि वो उसकी डेथ हो गई। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है मैम, कि ऑक्सीजन भी नहीं लगा था और मरीज़ बाहर ही पड़ा हुआ था। लापरवाही तो भाई। लेकिन एक शर्मनाक सच और सुन लीजिए। जिस अस्पताल का ये पूरा मामला है वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का है, जिन्हें खबर भी नहीं होती किसी अस्पताल के क्रूरता की करतूतों की। लेकिन उम्मीद है कि अपने जिले की खबर 2 तो घंटे जरूर से तुम हो। बाहर बैठे हो। इतने पे ही इन मामलों का अंत मत मानिए। एक तस्वीर बुलंदशहर की भी है, जहां 30 साल का एक युवक फुरकान सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। युवक के साथ नगर पालिका के चेयरमैन थे, लेकिन अस्पताल ने इलाज से तुरंत इनकार कर दिया। युवक को बचाने के लिए चेयरमैन ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों के भी चक्कर काटे। नतीजा सिफर रहा। थक हार कर फिर उसी सरकारी अस्पताल लौटे। फरियाद की, मिन्नतें की, भर्ती कर अस्पताल ने एहसान जता दिया, लेकिन इलाज की जहमत फिर भी न उठाई। हुआ वही जो तय था। फुरकान अपने पीछे सवालों के साथ दुनिया छोड़ गया। इस संवेदनहीनता पर जवाब आया, लेकिन बेशर्मी से लिपटा हुआ। क्या, आप भी सुनिए। जो उनके पास में कागज़ थे वो रेफ़र होकर आए थे सीएससी गुलाबटी से, जिसमें उनके जो भी पूर्व की जांचें की गई थी, जांचें कोलेस्ट्रॉल बढ़े थे, सब चीज़ें थी, चेस्ट पेन की शिकायत थी और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए रेफ़र किए गए थे। क्योंकि जिला चिकित्सालय में कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पद ही नहीं है, जब से डॉक्टर डावरे गए हैं, जब से चिकित्सालय में कार्डियोलॉजिस्ट का पद खाली है, इस लिहाज से उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कह दिया गया था। इस बेपरवाही के असली गुनहगार क्या वाकई ये डॉक्टर नहीं है? अगर नहीं होते तो फिर सोचिए, गौतम बुद्ध नगर में डीएम को गर्भवती महिला की मौत के मामले में ईएसआई अस्पताल के डायरेक्टर को हटाने के लिए खत न लिखना पड़ता।
रेफर करने वाले और उपचार करने वाले डॉक्टर और एम्बुलेंस चालक को दोषी न मानना होता। जिला अस्पताल के सीएमएस को हटाने के लिए शासन को खत क्यों लिखते वो? स्टाफ, नर्स और वार्ड बॉय को दोषी भी न मानते। महिला को वापस भेजने वाले जेम्स के डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश न देते। 7 प्राइवेट अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस न जारी करना पड़ता और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक टेक्निकल कमेटी को जांच न सौंपनी होती। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पताल पर कार्रवाई के लिए गाजियाबाद के डीएम को भी यूं खत न लिखा जाता। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर गर्भवती महिला की मौत के मामले में असली गुनहगार कौन है, क्योंकि एक साथ इतने गुनहगारों को याद रख पाना सबके लिए आसान नहीं है। जिन डॉक्टरों को आप भगवान मानकर पूजते हैं, उन्हें कोरोना वॉरियर का दर्जा देकर उन पर फूल बरसाते आए हैं, उनकी तकलीफों को देखकर आंसू बहाते आए हैं। लेकिन उनकी तकलीफें जानते हैं क्या है? प्रमोशन। और इसके लिए वो कोरोना जैसी महामारी के बीच भी दबाव बनाने के लिए इस्तीफे की हद तक जा सकते हैं। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों ने यही हरकत की। इसके बाद डीएम ने बात की तो 3 डॉक्टरों ने फौरन इस्तीफा वापस ले लिया, जबकि 2 डॉक्टरों के इस्तीफा वापस लेने की उम्मीद जताई गई है। ऐसी पहल भले ही समाज की भलाई के लिए की गई हो, लेकिन इन डॉक्टरों के हौसले इस कदर बुलंद कर देती हैं कि मौका मिले तो भ्रष्टाचार से भी नहीं चूकते। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर आशीष वाखलू और सीएफएआर की डॉक्टर नीतू सिंह को बर्खास्त करना पड़ा। दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मिले। स्वास्थ्य महकमे की ये पूरी तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस सफेद पेशे पर लगी कालिक को छुड़ाना इतना आसान नहीं, और फिर जब सफेद पोश ही आंख पर पट्टी बांधे हो तो फिर सियासत भी स्याह होगी ही। सिद्धार्थनगर से सिंघेश ठाकुर, बुलंदशहर से अनुभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये हालात सिर्फ स्वास्थ्य महकमे के नहीं हैं, बल्कि शिक्षा विभाग इन्हीं हालात से गुजर रहा है। अफसरों की करतूतों पर शर्मसार सरकार हो रही है और व्यवस्था पर न तो वो कार्रवाई कर पाने की हालत में है, न खुद का बचाव। शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो लगा कि कुछ सख्त फैसलों से इन गड़बड़ियों को रोकने का संदेश लेकर आएंगे। लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो या फिर अनामिका शुक्ला का, उनके जवाब से यही लगा कि बेहतर शिक्षा की कसौटी को दुरुस्त करने में अभी वक्त लगेगा। वो तो अनामिका शुक्ला हैं जो खुद ही हाजिर हो गई अपनी बेगुनाही के सबूत के साथ, जिसने सरकार की गिरती हुई साख को थाम लिया। एक चीज बता दी, अनामिका शुक्ला कोई है भी या केवल कागज? उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। लॉकडाउन पूरी तरह से अभी खुला ही है कि विभाग में गड़बड़ियों की कलई खुलने लगी है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। इन घोटालों ने सरकार की साख दांव पर लगा दी है। जिस 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ढिंढोरा पीट रही थी, बड़ी उपलब्धियों का दम भर रही थी, उसकी कलई प्रयागराज के एक टॉपर से खुल गई। 142 नंबर पाने वाले इस छात्र की सामान्य जानकारियों का इम्तिहान हुआ तो पता चला कि राष्ट्रपति तक का नाम मालूम नहीं। सरकार भी सख्ते में आई। टॉपर समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी ने यह भी खुलासा किया कि असल में पेपर लीक हुआ था। इसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए थी और इसका फायदा उठाने वालों की तादाद 50 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में सेंधमारी करने वाले गिरोह पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद पुलिस अब उन अभ्यर्थियों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने पैसे देकर इस परीक्षा को पास किया था।
पुलिस अब तक 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर चुकी है, उन्हें जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों में धर्मेंद्र पटेल भी शामिल है। वो धर्मेंद्र पटेल जो इस परीक्षा का टॉपर था, उसे 150 में से 142 नंबर मिले थे। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो वो सामान्य ज्ञान के 5वीं क्लास में पूछे जाने वाले सवालों के भी जवाब नहीं दे सका। जाहिर है ये खबर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं। वहीं इस पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क के शामिल होने का अंदेशा जताते हुए प्रयागराज पुलिस ने मामले को एसटीएफ या दूसरी जांच एजेंसी को सौंपने की गुजारिश की थी, जो सरकार की तरफ से मान भी ली गई और जांच एसटीएफ को सौंप दी। एक का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है। उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई हैं, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रुपए का भुगतान हुआ है। वहीं ये पूरा मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी है। हाईकोर्ट में जहां अभ्यर्थियों की आपत्ति के खिलाफ सरकार डबल बेंच में अपील कर चुकी है, फैसला रिजर्व है जो कभी भी आ सकता है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश भी आ गया है। यह आदेश सरकार के कट ऑफ के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अनामिका शुक्ला नाम की अबूझ पहेली के लिए सरकार मशक्कत कर ही रही है। सरकार का कहना है कि इस मामले में 9 जिलों में नौकरी के लिए अनामिका के दस्तावेज लगाए गए हैं, जबकि 6 जिलों में उसे 12,24,700 रुपए का भुगतान भी किया गया है। पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डिबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों बाद ही अनामिका शुक्ला, जिसे कि अबूझ और अदृश्य पहेली माना जा रहा था, वो गोंडा के बीएसए दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने खुद को बेकसूर बताया और अपने दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा दिया। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। अनामिका गोंडा के भुलईडीह की रहने वाली है और शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है, जिसकी पुष्टि उसके दस्तावेजों से पहले ही हो चुकी है। अनामिका शुक्ला भले ही सामने आ गई हो, लेकिन शिक्षा विभाग पर उठे सवाल बरकरार हैं, क्योंकि सवाल फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है और असली गुनहगार तक पहुंचना सरकार के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। सरकार की मुश्किलें सियासत और बढ़ा रही है, इसे लेकर विपक्ष भी अब निशाना साध रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसकी तुलना मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से करते हुए सरकार से जिम्मेदारी का सवाल पूछा है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच कराने को कहा है। अपने ट्वीट में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार आदि के संबंध में रोज नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब ये मामला काफी गंभीर हो गया है। जनता काफी आशंकित है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीएसपी की यही मांग है।
अनदेखी या बेपरवाही का खामियाजा क्या अंजाम होता है, ये समझना भी मुश्किल नहीं है। देश भर के जब मंदिरों को खोलने की तैयारी 8 जून को हो रही थी तो अमरोहा में एक दलित परिवार के युवक की हत्या कर दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने विरोध किया था गांव के कुछ सवर्णों का, जिन्होंने उसकी बहनों को पूजा करने से रोक दिया था। और जब मायावती ने इसे लेकर फिक्र जताई और सरकार को सावधान किया है तो क्या हुआ है, देखिए। 8 जून सोमवार को देश भर के मंदिरों में लगे ताले खुल गए। भक्त और भगवान के बीच की दूरियां भी खत्म हो गईं, लेकिन इंसान के मन का मैल नहीं गया। आज भी जात पात के नाम पर खून बहाने से वो नहीं हिचक रहा। अमरोहा में एक ऐसा ही खौफनाक मामला मंदिरों के ताले खुलने से पहले आया, जब 7 जून को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह और भी चौंकाने वाली है, पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करने वाली थी। 8 जून को देश के सभी मंदिर और मस्जिद खोल दिए गए थे। भक्तों और भगवान के बीच जो दूरी थी वह भी खत्म हो गई थी। लेकिन अमरोहा में 8 जून को एक भक्त को इसलिए मार दिया गया कि वह एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखता था जिसमें कुछ समाज के तथाकथित लोगों को ऐतराज था। थाना हसनपुर के डोमखेड़ा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश, जो कि दलित बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी बेटियां गांव के चामुंडा मंदिर में पूजा करने के लिए गई। परिवार की माने तो मंदिर पर मौजूद गांव के कुछ स्वर्ण दबंगों ने लड़कियों को पहले तो पूजा करने से रोक दिया, फिर लड़कियों को जाति सूचक शब्दों के साथ वहां से भगा दिया, जिसके बाद लड़कियों ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। बताया जाता है कि इसके बाद ओम प्रकाश के बेटे ने दबंगों के सामने ऐतराज जताया, जिसके बाद परिवार इस मामले को लेकर पुलिस के पास भी गया, लेकिन पुलिस का रवैया टरकाऊ ही रहा। ये पूरा वाकया 31 मई का है। इसके बाद से दबंगों ने रंजिश रखनी शुरू कर दी और 7 जून को घर में घुसकर विरोध करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मंदिर की पूजा को लेकर जो है विवाद हुआ था 31 तारीख में। उसने वो मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था? पता नहीं, वही जाने इस बात के साहब, हमें तो आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। कौन लोग हैं जो मना कर रहे थे पूजा? चौहान लोग हैं। फिर उन्हें मार पिटाई करी उनके साथ कहा है। फिर उसके बाद आगे हैं वो बचा दिया लोगों ने एक दो ना। अच्छा, जिन लोगों ने गोली मारी है उनके क्या क्या नाम है? उनका लाला है, जसवीर है, रोशन है और क्या नाम है, होराम है। तो 31 तारीख को झगड़ा हुआ था, आपने पुलिस में तहरीर दी थी? जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? बस क्या क्या ऐसा नहीं है, तुम सही बताओ और सही बताओ, यही बात की सही बताओ। हमने कहा कि हम सही क्या बताएं, हम सही क्या बताएं, हम जो सही है वो बता दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसमें एक ही परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। थाना हसनपुर में रात्रि में एक युवक की सोते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पर परिजनों की तहरीर पर एक ही परिवार के 4 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर जांच कर इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। फिलहाल जो युवक की बॉडी है उसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश में हो रही दलितों की हत्या को लेकर बसपा प्रमुख मायावती भी मुखर हो गई हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने यूपी सरकार का ध्यान खींचा है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा है, अभी हाल ही में अमरोहा के डोमखेड़ा व अब बिजनौर के लाडनपुर गांव में सामंती तत्वों द्वारा दलित की गई हत्या अति निंदनीय। यूपी सरकार इन मामलों को अति गंभीरता से लेकर पीड़ित परिवार की पूरी मदद करे व इनके दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं आगे न हो। विपक्ष के सवाल गंभीर हैं क्योंकि जाति का मसला प्रदेश की सियासत में अहम रहा है। खासकर भाजपा इसे लेकर सपा और बसपा सरकारों को घेरती रही है। ऐसे में अगर उसके राज में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल उठने लाजमी है। अमरोहा से अफसर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।